इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कल के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत में अंग्रेजों का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत हम आपको बताए थे कि उसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी। एक व्यवस्था थी स्थायी और एक व्यवस्था थी अस्थायी। स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में जो भू पद्धति लागू की थी भू राजस्व के लिए, उसमें था जमींदारी व्यवस्था। और जो अस्थायी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत दो व्यवस्थाएं थी, जिसमें महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। इस टॉपिक के दौरान मैं आपको महलवाड़ी व्यवस्था के वो सारे डायमेंशन बताऊंगा जो किसी एग्जाम में आते हैं, और दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था के भी वो सारे डायमेंशन बताएंगे कि वो किस क्षेत्र में थी, किसके द्वारा बनाई गई थी और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत हम कल के ही टॉपिक को थोड़ा रिवाइज करते हैं और ये बताना चाहते हैं आपको कि किस प्रकार भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें जो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चालू की गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जब चालू की गई थी तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो व्यवस्था चालू की थी वो लगभग 19% हिस्से पर पूरे भारत की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस आदि क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी। जब जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी तो जमींदारों का एक जो वर्ग था वो हमेशा ही ब्रिटिश सरकार का समर्थन करता रहा। और ब्रिटिश सरकार का समर्थन क्यों करता रहा? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही तत्कालीन जमींदारों के जो हित से वो हित उनके अनुसार बना रह सकते थे। इसलिए अब व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल रही थी। अब क्या था कि जमींदारी व्यवस्था चूंकि जो थी वो एक स्थायी व्यवस्था थी। स्थायी स्थायी में आप मान लीजिए जो समय था वो था 1793 का ईस्वी का। 1793 में मैं एक एग्जाम्पल मारता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए इतना खेत था, इतना भू क्षेत्र था, और इतने भू क्षेत्र में कई खेत थे, और इन खेतों का जो मालिक हो गया उस जमींदार का नाम मान लीजिए एक्स है। 1793 ईस्वी में इस जमींदार ने ब्रिटिश सरकार से ये कहा कि इस संपूर्ण खेत से मैं 1000 रुपए का भू राजस्व वसूल कर सकता हूं। उसने 1000 रुपए भू राजस्व का वसूल भी कर लिया। तब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इसमें से 89% मेरा होगा। 89%, 89%, और 11% किसका होगा? 11% जो हिस्सा होगा वो जमींदार का होगा। अब यहां ये समझिए कि 1000 रुपए में से 890 रुपए किसको मिल गए? तो वो मिल गए अंग्रेजों को। वो मिल गए अंग्रेजों को। और बचे हुए जो 110 रुपए हैं वो किसको मिल गए? जमींदार को। जब जमींदार को इतने पैसे मिल गए और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये निर्धारित कर दिया कि ये जो दर रहेगी ये हमेशा स्थायी रहेगी, अर्थात जब तक ब्रिटिश सरकार भारत में शासन करेगी और ब्रिटिश सरकार के पास भारत को चलाने के जो अधिकार होंगे वो जब तक बने रहेंगे तब तक आप इसी राशि को ब्रिटिश सरकार को देते रहिएगा। अब ये जो सौदा था वो सामान्यतः अच्छा भी था और बुरा भी था। अगर हम 1793 के 18वीं सदी के उस दौर को देखते हैं तो कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जो दर निर्धारित की गई थी वो दर समानता बहुत अधिक थी। दर इतनी ज्यादा थी कि कुछ इतिहासकार एसन सेन हुए, जदुनाथ सरकार हुए, उन लोगों ने बताया है कि तत्कालीन 40 से 50 सालों में इसकी दर इतनी अधिक थी कि कई जमींदारों की जो थी जमींदारी नीलाम हो गई। जब जमींदारी नीलाम हो गई, दर ज्यादा थी, लेकिन यहाँ एक लाभ ये था कि जो दर थी वो स्थायी थी। अर्थात उस दर में ब्रिटिश सरकार ने
ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि अब मैं इस दर में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट इन फ्यूचर नहीं करूंगा। जब ये वादा कर दिया गया, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में एक जमींदारी भारत में भारत में एक जमींदार वर्ग बन गया। एक जमींदार वर्ग एक वो जमींदार वर्ग बन गया जो किसी क्षेत्र में जमींदारी को उसने अपने हाथों में ले लिया था। अब आप ये समझिए कि जब ये जमींदार वर्ग बन गया, अब जमींदारों का जो हित है वो किससे है? वो है अंग्रेजों से। क्योंकि अंग्रेज सरकार जब तक भारत में रहेगी तब तक लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो भारत में टैक्स उगाया जाएगा उस टैक्स में से 11% ये ले लेंगे और 89% सरकार को दे दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ दशक बदले, उन दशकों के बाद खासकर लैंड्स में सुधार हुए और उन सुधारों के बाद रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ गया। रेवेन्यू कैसे बढ़ गया कि 1790 के दशक में जिस खेत से 1000 रुपये वसूल किया जाता था, अब जमींदारों ने मनमानी करके वहां से 1200 रुपये वसूलना चालू कर दिया। जब 1200 रुपये वसूलना चालू कर दिया तो अब यहां समझिए कि जमींदारों ने कितने रुपए वसूल कर लिए? 1200। लेकिन अभी भी वो सरकार को कितना अदा करेंगे? सरकार को वो वही 890 रुपए देंगे। जहां पहले 110 रुपए लाभ था, अब वहां 310 रुपए जमींदारों का लाभ हो गया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी व्यवस्था में इस बात का भी वादा किया था कि अगर इससे ज्यादा जमींदार वसूलना चाहते हैं तो वो वसूल लें, लेकिन ये राशि जो है वो हमेशा के लिए फिक्स रहेगी। अब आप देखिए कि एक तरफ जमींदार जो है वो दरों का बढ़ाते जा रहे हैं। दर जब बढ़ती जा रही है तो इससे ब्रिटिश सरकार को तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन लाभ किसको हो रहा है? तो लाभ हो रहा है जमींदार वर्ग को। जब जमींदार वर्ग को लाभ हो रहा है तो ब्रिटिश सरकार को भी इस बात का बुरा लग रहा है कि अगर मैं एक ऐसी व्यवस्था करता जिसके अंतर्गत मुझे ही लाभ हो जाता तो भी बेहतर था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमींदार वर्ग ही करों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जहां ब्रिटिश सरकार रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था लगाई है, वहां भी ब्रिटिश सरकार सामान्यतः वृद्धि कर ही रही है। ब्रिटिश सरकार भी वृद्धि कर रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार को लाभ नहीं हो रहा है। इसमें लाभ किसको हो रहा है? जमींदारों को लाभ हो रहा है। इसलिए अब ब्रिटिश सरकार को इस बात का दोष होने लगा कि आप इतना लाभ कमा रहे हैं और उससे लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। अब यहां सोचिएगा कि जो जमींदार वर्ग है उसका लाभ बढ़ता जा रहा है और सरकार का लाभ तो वही स्थिर है। अब सरकार को जब ये घाटे का सौदा लगने लगा तो सरकार ने उस क्षेत्र में किसानों का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि आपको ऐसा अधिकार नहीं दिया गया था कि अब मनमानी तरीके से आप कर वृद्धि करते जाएं और आपको कर वृद्धि नहीं करने देंगे हम। इसलिए अब थोड़ा जमींदारी वर्ग और अंग्रेजों के मध्य में एक डिस्प्यूट होना आरंभ हो गया था। लेकिन इस स्थिति में भी जो भारत के जमींदार वर्ग है वो इस बात को जानता है कि यदि ब्रिटिश सरकार चली गई तो हम वो रेवेन्यू भी वसूल नहीं कर पाएंगे जो आज की डेट में कर रहे हैं। लेकिन जो तत्कालीन हित है वो ब्रिटिश सरकार के और जमींदारों के अब अंतर्द्वंद के कारण बन चुके थे और ये डिस्प्यूट होने वाला था। इसलिए अब आप देखिएगा कि जमींदारों ने क्या किया। जमींदारों ने अपने हितों के संरक्षण के लिए अपने हितों के संरक्षण के लिए हितों के संरक्षण के लिए ये हित किसके संरक्षण के विरुद्ध हैं? तो ये हैं ब्रिटिश सरकार के। और वो हित कैसे हैं? वो हित हैं अधिक से अधिक धन वसूल कर ले और उस वसूली गई राशि में ब्रिटिश सरकार को हिस्सा न देने पड़े। यहां भी अगर
जमींदार अंग्रेजों से ये सौदा कर लेते कि हम इसमें से एक हिस्सा आपको दे देंगे, तो शायद अंग्रेज मान भी जाते और वो किसानों का नेतृत्व नहीं करते, न किसानों के संरक्षण में कोई कार्य करते। लेकिन जमींदारों ने कहा कि हम इसमें से हिस्सा आपको नहीं देंगे, क्योंकि 1793 में जब जमींदारी व्यवस्था आप लाए थे, जब आप स्थायी व्यवस्था लाए थे, तो आपने जो हमसे इकरारनामा किया था, हम उसी के अनुसार ही आपको पैसा देंगे। इसलिए आप देखिए कि अब ब्रिटिश बनाम जमींदारों का जो विवाद है वो बढ़ रहा है। अब जो जमींदार वर्ग था लाभ ज्यादा कमा रहा था, पैसा ज्यादा आ रहा था, तो अब ये वर्ग जो था वो अमीर हो गया था। जब अमीर हो गया और इनमें से अधिकांश लोग पढ़े लिखे भी थे, और वो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो आधुनिक न्याय व्यवस्था लाई गई थी, जो जुडिशियल सिस्टम लाए गए थे, उसको भी जान रहे थे, क्योंकि यही वर्ग ऐसा है भारत में जो पढ़ा लिखा है। क्योंकि भारत का अधिकांश जनसंख्या इस समय निरक्षर है, कम पढ़ी लिखी है, और जो मानक है वो अंग्रेजों के हिसाब से है कि ये भारत के लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने एक लेख में लिखा था, ये जो लेख है लगभग 1810 के दशक में लिखा गया, और उसने लिखा था कि आज भी भारत के लोग यूरोप के लोगों से तुलनात्मक रूप से गणित आदि विषयों में तेज हैं, और उनकी साक्षरता भी ज़्यादा है, लेकिन मानक जो आधुनिक है उसके हिसाब से भारतीय जनता जो है वो पिछड़ी हुई है। लेकिन भारत का जो व्यक्ति अभी पढ़ा लिखा है तो वो कौन है? वो जमींदार वर्ग है। जब जमींदार वर्ग पढ़ा लिखा है तो निश्चित है कि वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेगा, वो डंडे या बंदूकों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो लड़ाई उसी व्यवस्था के अनुसार लड़ेगा जो ब्रिटिश सरकार ने लागू की थी, जो आधुनिक मानक थे, जो मॉडर्न दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसी के अनुसार अब जमींदारों ने अपना संरक्षण और अपने हित सुरक्षित करने के लिए एक सोसाइटी बना ली। इसलिए इस सोसाइटी को भारत का पहला राजनीतिक संगठन भी कहा जाता है। इसको भारत का यहां लिखता हूं, भारत का क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के हित जो है वो आमने सामने टकरा रहे हैं, और वो हित किस चीज के हैं? वो हित ये है कि जो भू राजस्व वसूली हो रही है उसमें ब्रिटिश सरकार की आज भी दर वो तय है, लेकिन जमींदारों ने वो दर बढ़ा दी है, और वो किसानों का शोषण कर रहे हैं और ज्यादा उत्पादन के द्वारा पैसा भी वसूल कर रहे हैं। इसलिए भारत के जमींदारों ने भारत की पहली राजनीतिक संस्था बनाई। ये संस्था किसके सरकार के खिलाफ बन रही है? तो ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बन रही है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। इसको कब बनाया गया? तो इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1838 ईस्वी में। इसका एक नाम और है, इसको जमींदारों का संगठन भी कहा जाता है। इसलिए लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनाई गई? तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी में बनाई गई। और यह संस्था क्यों बनाई जा रही है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बनाई जा रही है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो लैंड रेवेन्यू आ रहा है वो लैंड रेवेन्यू अब बढ़ चुका है, उसमें से भी हिस्सा मांग रही है। इसलिए ब्रिटिश सरकार से लोगों ने इस बात के लिए विरोध बनाया कि आप अब अपनी राशि को बढ़ा नहीं सकते हैं। एक डायमेंशन। दूसरे डायमेंशन में लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारा जमींदारों
जमींदारों के अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए। और इसको बनाया किसने था ये भी नोट कर लीजिए। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक जो थे वो द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ टैगोर। और एक नाम और लिख लीजिए इसी में, एक नाम और आता है जिसका नाम आता है प्रसन्न प्रसन्न दत्त टैगोर। और भी कुछ नाम हैं, इन लोगों के नाम महत्वपूर्ण हैं। इन लोगों ने बना लिया किस लिए कि जमींदारों के हितों की जो है वो पूर्ति हो जाए। अब जब जमींदारों के हितों की पूर्ति हो गई, अब इसके विरोध में कौन खड़ी हुई है, तो इसके विरोध में अंग्रेज खड़े हुए हैं। अंग्रेज खड़े हुए हैं और विरोध का जो रीजन है वो ये है कि जमींदारों ने दर तो बढ़ा दी है लेकिन सरकार को नहीं दे रहे। इसलिए इस सरकार के आगे ही इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए आधुनिक आधुनिक स्तर पर आधुनिक स्तर पर एक पत्रिका पत्रिका आरंभ की, आधुनिक पत्रिका आरंभ की, जिसलिए इसका नाम रखा गया हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट। इसके जो निकारने वाले थे, जो इसके प्रवर्तक थे, वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसलिए हिंदू पैट्रियट के माध्यम से भारत का जमींदार वर्ग जो है वो अपने हितों का संरक्षण कर रहा है। अगर ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार का कोई विरोध करती है तो वो हिंदू पैट्रियट के माध्यम से भी उन लोगों का विरोध करने लगते हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों के लिए एक एक्ट लेकर आए वो, जिसका नाम था बंगाल एक्ट। वो एक्ट क्यों लाए? क्योंकि वो एक्ट इसलिए लाना चाहते थे जिससे वो ब्रिटिश सरकार भारत के जमींदारों को इस बात के निर्देश दे सके कि आप अपने अकॉर्डिंग ही करों की वृद्धि ना करते जाएं। इसलिए 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में ये बंगाल बंगाल अधिनियम, बंगाल लैंड एक्ट लेकर आए। बंगाल लैंड एक्ट लेकर आए। और जो बंगाल रेंट एक्ट है, सॉरी रेंट एक्ट था, बंगाल रेंट एक्ट, रेंट एक्ट, जो रेंट एक्ट लेकर आए, इसके द्वारा सरकार ने यह तय कर दिया कि जमींदार अपने ही अनुसार करों में वृद्धि नहीं करेंगे। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेनी होगी। ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेनी होगी। अब ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने भारत के जमींदारों पर यह रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ये अनुबंध लगा दिया कि अगर आप भारत में करों की वृद्धि करेंगे तो करों की वृद्धि करने के लिए आपको अब ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेनी होगी। अब आप अपने ही अनुसार करों में वृद्धि नहीं करते रहेंगे। सोचिए कि जो वर्ग भारत का है,
जो जमींदार भारतीय हैं और वही भारतीय जमींदार किसानों का शोषण कर रहे हैं और किसानों पर दिन प्रतिदिन करों की दर बढ़ती जा रही है, जिससे स्थिति ये हो गई है कि हजारों सैकड़ों किसान अपनी भूमि से वंचित हो गए हैं या वो कर्जदार हो गए हैं। यहाँ तक कि कुछ किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था और वो मजदूर बन गए थे। और वो मजदूर क्यों बन गए थे? क्योंकि आधुनिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो अंग्रेज लेकर आए थे, उसमें भारत का एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया था जो जमींदारों का वर्ग था। और जमींदारों का जो वर्ग था वो दिन प्रतिदिन करों की वृद्धि करता जा रहा था और उन करों की वृद्धि से तत्कालीन किसान बहुत परेशान थे और वो किसी न किसी प्रकार से गरीब होते जा रहे थे और सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी, अकाल की स्थिति हो गई थी। वो दस्तकार, वो मजदूर, वो हर वर्ग भारत का परेशान हो चुका था जो तत्कालीन स्थिति में कृषि करता था। इसलिए आप देखिएगा कि भारत के जमींदारों के खिलाफ ही भारत में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था पावना विद्रोह। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह कहिए, पावना आंदोलन कहिए इसको। इस आंदोलन में भारतीय किसानों ने जो नारा दिया था, उस नारा का नाम था, हम महारानी के रैयत बनना चाहते हैं। महारानी के रैयत बनना चाहते हैं। हम महारानी के रैयत बनना चाहते हैं। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये भारतीय किसान कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हम मजदूरों, हम जमींदारों के किसान नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में जाना चाहते हैं। अब आप इससे सोच सकते हैं कि भारत का वो वर्ग, वो जमींदारी वर्ग जो भारत का है, लेकिन वो इतना शोषण कर रहा है कि किसानों ने यहाँ तक ये नारा दे दिया कि हम महारानी के रैयत बनना चाहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस व्यवस्था ने भारत को एक नया डायमेंशन दे दिया है, भारत के इतिहास को एक नया आयाम दे दिया है। वो आयाम क्या है कि एक जो जमींदारी वर्ग भारत में बन चुका है, वो जमींदारी वर्ग जो है उसने अंग्रेजों के लिए सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति थी उसको मजबूत कर दिया और एक ऐसा वर्ग बन के तैयार हो गया। क्योंकि भारत में यदि उस स्थिति में 18वीं सेंचुरी या 19वीं सेंचुरी में अगर कोई विरोध करेगा तो विरोध दो तीन व्यक्ति ही कर सकते हैं। या तो वो अमीर वर्ग जो तत्कालीन स्थिति में अच्छा सामंत था, अच्छा जमींदार था, या तो वो विद्रोह करेगा या दूसरी सेना विद्रोह करेगी। तो सेना विद्रोह करेगी नहीं, क्योंकि सेना में उस समय राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं है और भारत के वो व्यक्ति, उसको कोई भी पैसा देता है, वो व्यक्ति जाकर उसकी सेना में शामिल हो जाता है। क्योंकि यदि राष्ट्रीयता की भावना होती तो आप देखेंगे, जब आपने आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े तो आंग्ल मैसूर युद्ध में जहां मराठा और निजाम और अंग्रेजों ने मैसूर के लिए त्रिगुण बना लिया, तो ये त्रिगुण बनता ही क्यों? अगर राष्ट्रीयता की भावना होती तो मराठा और निजाम ये भी तो बोल सकते थे कि ये तो भारतीय व्यक्ति हैं और ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारा आपसी का डिस्प्यूट है जिसको हम निपटा लेंगे, आपकी इसमें डिस्टर्ब करने की कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन आप देखेंगे बंगाल के क्षेत्र में भी आपने उस प्लासी के युद्ध में पढ़ा है कि जब ये युद्ध होने वाला था तो उसका जो बंगाल का नवाब था सिराज उद्दौला के विरोध में भी मीर जाफर खड़ा हो गया। और मीर जाफर किसका समर्थन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार का। जबकि अगर राष्ट्रीयता की भावना होती तो उस स्तर पर भी आप देख सकते थे कि भारत में युद्ध होते भी तो इनके जो परिणाम होते वो कहीं ना कहीं इसके प्रतिकूल होते। अब जो जमींदार वर्ग जो था उसमें मैंने आपको सब बता दिया कि जमींदारी वर्ग के द्वारा भारत में कैसे कैसे ये व्यवस्था चलती रही। इस प्रकार आप और आगे देखेंगे। अब मैं आपको दो नई व्यवस्थाएं बताऊंगा जिसमें रैयतवाड़ी और एक होगी महलवाड़ी व्यवस्था। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इस व्यवस्था में दो व्यवस्थाएं हैं, एक है स्थाई
और एक थी अस्थाई। अस्थाई, स्थाई के अंतर्गत थी जमींदारी, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। अस्थाई के अंतर्गत, अस्थाई क्या, स्थाई का मतलब था कि उसमें 1790 के दशक में ही भारत के लोगों से या जमींदारों से जो रेवेन्यू सरकार को लेना था उसकी जो इनकम थी वो फिक्स कर दी गई थी। वहीं अस्थाई में क्या है कि सरकार समय के साथ साथ इसकी दर को परिवर्तित भी कर सकती है। इसलिए ये जो व्यवस्था है वो स्थायी नहीं है। सरकार को जब भी लगेगा 20 सालों में, 30 सालों में, 10 सालों में कि यहाँ की दर बदलनी चाहिए तो सरकार सामान्यतः इस दर को बदल देती थी। इसलिए अस्थाई के अंतर्गत दो व्यवस्थाएं आई जिसका नाम था एक का रैयतवाड़ी, 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 और एक का था महलवाड़ी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। अब यहां रैयतवाड़ी व्यवस्था को मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले रैयत का मतलब क्या है, रैयत का आशय, क्योंकि यदि हम रैयत का आशय समझ जाएंगे तो इस व्यवस्था को भी समझने में हमें आसानी होगी। रैयत का मतलब होता है किसान, एक किसान। अगर हम थोड़ा कंपेयर करें तो रैयत का मतलब किसान, और जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम अर्थात भू राजस्व कौन दे रहा था, जमींदार दे रहा था। जमींदार पहले किसानों से वसूल करता था, फिर सरकार जमींदारों से वसूल कर लेती थी। लेकिन सरकार को धीरे धीरे ये लगने लगा था कि इसमें हमारा फायदा नहीं है, फ्यूचर में हमारा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उसने एक रैयतवाड़ी व्यवस्था भी आरंभ की। रैयत का मतलब किसान। और ये जो व्यवस्था लागू किसने की, तो लागू करने वाला व्यक्ति, लागू करने वाला, लागू करने वाला जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसके जो प्रमुख नाम है वो है रीड एवं रीड, मुनरो और एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन व्यक्ति लेकर आ रहे हैं, तो रीड एवं मुर्नो एवं एल्फिंटस। और ये व्यवस्था कब लाई जा रही है, तो ये व्यवस्था भी लगभग 1820 ईस्वी और कभी कभी इसकी जगह 1792 ईस्वी भी रहती है। तो सामान्यतः 1820। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है कौन लेकर आ रहा है, रीड, मुनरो एवं एल्फिंटस। कब लेकर आ रहे हैं, तो लगभग 1820 क्या दशक लिख लो, का दशक, का दशक। ये व्यवस्था कहां लागू की गई, तो ये व्यवस्था जो लागू की गई है तो वो लागू की गई है मद्रास, मद्रास, मुंबई, मद्रास, मुंबई एवं असम के कुर्ग वगैरह में। और सबसे पहले मद्रास के बारामल डिस्ट्रिक्ट में, बारामल जिले में लागू की गई थी। क्योंकि मद्रास में ही ऐसा हुआ था कि जब मैसूर का विलय किया गया 1799 में, तो वहां पर मुनरो वगैरह ने वहीं पर इसको लागू कर दिया था 1790 के दौर में ही। लेकिन उसका जो सर्वाधिक सुधार रूप मिला वो मिला 1820 ईस्वी में। अब हम देखेंगे इसमें क्या हुआ। इसमें कर का निर्धारण कौन करेगा, कर का
निर्धारण, कर का निर्धारण कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो इसमें ब्रिटिश सरकार ही करेगी, ब्रिटिश सरकार। और जो जमींदारी व्यवस्था लाई गई थी उसमें कर का निर्धारण कौन कर रहा था? तो उसमें कर का जो निर्धारण है वो जमींदार कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने एक बार तय कर दिया था। इसलिए इस व्यवस्था में कर का निर्धारण कौन कर रहा है? तो ब्रिटिश सरकार कर रही है। और सामान्यतः 20 से 30 साल के बाद उन लोगों ने करों की दर में परिवर्तन किया। अब जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, कर का निर्धारण कौन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार। वो कर देगा कौन? कर देगा कौन? देगा कौन? तो प्रत्यक्ष किसान देगा, प्रत्यक्ष किसान। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए गए। प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए गए। इसका मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसान और सरकार के मध्य में किसी भी प्रकार का मीडिएटर नहीं रखा, अर्थात कोई मध्यवर्ती नहीं है। सरकार सीधे किसानों को कांटेक्ट करेगी और किसान ही जो है वो सरकार को कर देगा। और लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में समस्या क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कितने परसेंट हिस्सा पर है? तो ये हो गया 51% हिस्से पर थी माहलवाड़ी और 19% हिस्से पर थी क्या बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था। इसलिए 70% हो गया, 60-70 लगभग ये है 30 से 31% हिस्से पर। ये 30 से 31% पर, हाँ 60-70, हाँ 30 से 31% हिस्से पर रैयतवाड़ी व्यवस्था है। अब आप देखिएगा कि इसमें कर कौन देगा? तो प्रत्यक्ष किसान देगा, लेकिन कर की दर कितनी होगी? तो कर की दर सामान्यतः 50% से भी ज्यादा रही। ऐसा नहीं है कि जमींदारी व्यवस्था में ही जमींदार शोषण कर रहे थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ही ब्रिटिश सरकार 50% से ज्यादा कर ले रही है, अर्थात 1/2 से भी ज्यादा कर ले रही है। और इसी व्यवस्था में उन लोगों ने ये भी कर रखा है कि यदि सनसेट पॉलिसी चलेगी, अगर कोई किसान ने, मान लीजिए डेट फिक्स हो गया 1 जनवरी को किसी किसान ने ब्रिटिश सरकार को टैक्स अदा नहीं किया, तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? सनसेट पॉलिसी के अनुसार 1 तारीख को जैसे ही सूर्य अस्त होगा, ब्रिटिश सरकार तत्कालीन कार्रवाई करेगी और उस किसान की भूमि को सार्वजनिक रूप से नीलाम कर दिया जाएगा। और नीलाम करके किसको दिया जाएगा? उस क्षेत्र में वो व्यक्ति जो उस भूमि पर सबसे ज्यादा पैसा देगा, उस व्यक्ति की भूमि को उसे दे दिया जाएगा। आप सोचिए कि यदि 50% से ज्यादा किसी स्थिति में किसान पर दर लगा दी जाती है, अगर किसी साल सूखा पड़ जाता है, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था नहीं है, आधुनिक अच्छे बीज नहीं है, नहरों की व्यवस्था नहीं है, तो किसानों के पास सामान्यतः समस्या बनी रहती थी। और किसान नहीं चाहता था कि उसकी भूमि नीलाम हो जाए, क्योंकि भारत में अभी तक जो परंपरा रही थी वो सामान्यतः किसान के लिए उसकी जो जमीन होती थी वो उसको मां का दर्जा देता था। आज भी लोग देते हैं। जो भूमि होती थी वो किसान की मां होती थी। और यदि किसी किसान से भूमि को छीन लिया जाता था तो सिर्फ उससे भूमि ही नहीं छीनी जाती थी, बल्कि उसके परिवार की वो आजीविका भी छीन ली जाती थी जो किसानों की उस भूमि से चलती थी। क्योंकि भारत का एक किसान
एक 18वीं सदी में अपनी भूमि पर ही जीवन यापन करता है, चाहे उसके जानवर हों या उसके परिवार के जो भी सदस्य हों, उसका जो पूरा जीवन यापन हो रहा है वो भूमि पर ही हो रहा है। अगर ब्रिटिश सरकार भूमि ही छीन लेगी तो वो किसान करेगा क्या? इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जब ये व्यवस्था लागू कर दी और सनसेट पॉलिसी है, तो फिर क्या हुआ, भारत में एक और उस समय एक वर्ग उभर गया, जो वर्ग था साहूकारों का। साहूकारों का वर्ग, साहूकारों का वर्ग क्यों उभर गया? क्योंकि उस क्षेत्र में मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में किसी किसान ने कर का संग्रह नहीं कर पाया और ब्रिटिश सरकार की जो है डेट आ गई कि आपको इस डेट को, इस तिथि को आपको पैसा देना है। इसलिए अब जो इसलिए जो किसान वर्ग है वो क्या करता है, अपने ही गांव में या आसपास के किसी साहूकार को, जो सबसे अमीर है, जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, धन ज़्यादा है, वो उससे हाई इंटरेस्ट पर, उच्च ब्याज दर पर ऋण लेता है, कर्ज लेता है और कर्ज लेकर ब्रिटिश सरकार का चुका देता है। लेकिन अब वो व्यक्ति किसका कर्जदार है? साहूकार का। और साहूकार जो है वो अत्यधिक इंटरेस्ट ले रहे हैं, उच्च दर पर ब्याज दर ले रहे हैं और कर क्या रहे हैं, यहाँ वो शर्त भी लगा देते हैं साहूकार, किसानों को ये शर्त लगा देते हैं कि आपका जो अनाज आएगा वो अनाज आप किसे बेचेंगे? तो वो साहूकार को ही बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि आपको जरूरत है, अगर आप साहूकार से पैसा नहीं लेंगे तो आपकी भूमि नीलाम कर दी जाएगी। और जब किसान के पास ये समस्या है तो साहूकार से वो पैसा भी ले लिया। और अब मान लीजिए फसल आ गई, फसल आने के बाद साहूकार ने कहा ठीक है फसल लेकर आइए। अब उस व्यक्ति ने साहूकार से जो कर्ज ले रखा था वो तो चुकाना ही है, उस पर इंटरेस्ट चल रहा है, उस पर ब्याज चल रहा है। लेकिन साहूकार ने कहा कि तुम्हारा जो फसल हुआ है, जो अनाज है, उसकी दर में 1000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करता हूं, एक अनुमान लगा लेते हैं। अब उसने 1000 रुपए दर कर दी, जबकि मार्केट में जो दर है वो 1100 रुपए है। अब वो किसान जिसने साहूकार से कर्ज ले रखा था, क्या वो किसान अब उस साहूकार को फसल देने से मना कर देगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उस साहूकार ने कागज पर सिग्नेचर भी करा लिए थे और वो सारे गवाह भी लगवा लिए थे जो अब साहूकार के समर्थन में खड़े हुए थे। साहूकार ने ऑलरेडी उसको 100 रुपए के हानि पर अनाज खरीद लिया उसका। सामान्यतः किसानों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि किसान साहूकार के यहाँ जो बेचने जाते थे, उसके बाद उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचता था कि वो अपने लिए इतना अनाज बचा कर रख पाए जिससे उनके परिवार चल पाए। और कई तत्कालीन इतिहासकार लिखते हैं कि मान लीजिए किसान ने इस मंथ में फसल बेची अपनी 1000 रुपए से, क्योंकि साहूकार ने कहा ठीक है आप बेच दीजिए, जब आपको जरूरत पड़े हम फिर दे देंगे, क्योंकि साहूकार को तो पता है कि आप जाओगे तो कहाँ जाओगे। इसलिए साहूकार ने कहा कि ठीक है फसल बेच दीजिए और किसान ने पूरी फसल बेच दी। उसके बाद अगले माह उसके यहाँ फिर अनाज नहीं रहा, फिर उसके यहाँ आटा के लिए कमी पड़ गई। तब फिर जाकर उसी किसान ने उसी साहूकार से दुगने और तिगने रेट में फिर वो अनाज परचेज किया, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। इससे क्या हुआ कि साहूकार वर्ग बहुत अमीर होता जा रहा था, किसानों की स्थिति गिरती जा रही थी। जब स्थितियां समानता असमानता की होती हैं तो किसी भी समाज में या तो बहुत बड़ा विद्रोह होता है। अब वो विद्रोह समानता होगा भी तो किसके खिलाफ होगा? यहाँ तो मान लीजिए एक साहूकार वर्ग है, तो साहूकार को किसान डायरेक्ट दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर भी किसानों ने कुछ विद्रोह साहूकारों के खिलाफ किए, कुछ जमींदारों के खिलाफ भी किए, कुछ ब्रिटिश सरकार के भी खिलाफ हुए। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो हुए वो समानता कम थे। इसलिए आप देखिए एक साहूकार वर्ग है जो यहाँ अमीर होता जा रहा है। इस व्यवस्था के जो लाभ और हानि में अगर हम देखें, लाभ और हानि की स्थिति इतनी खराब हो गई है। अगर हम इस व्यवस्था में लाभ देखते हैं तो लाभ तो कहीं नजर नहीं आता है। इस व्यवस्था की जो हानियां थी, अगर हम देखें इस व्यवस्था से क्या हानियां हुई, क्या हानियां हुई।
तो इससे क्या हुआ, किसानों में गरीबी का वातावरण विद्यमान हो गया, वातावरण विद्यमान हो गया, अर्थात किसान और गरीब होता चला गया, क्योंकि किसानों को टैक्स अधिक देना पड़ रहा है और सरकार ने सनसेट पॉलिसी रखा। साहूकार जो थे, साहूकार अमीर होते जा रहे थे। क्यों साहूकार अमीर होते जा रहे थे? क्योंकि साहूकार को दोनों तरफ से फायदा हो रहा था और ब्रिटिश सरकार सामान्यतः साहूकारों का पक्ष भी लेती थी, साहूकारों का पक्ष भी लेती थी। क्यों लेती थी? क्योंकि साहूकार वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है, साहूकार वर्ग का पक्ष क्यों ले रही है? क्योंकि अगर मान लीजिए ब्रिटिश सरकार के पास कोई समस्या आ गई तो उनके समर्थन में भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो जाएगा, वो जमींदारी वर्ग और साहूकार वर्ग ही होगा। इसलिए आप देखें, धीरे धीरे किसान भूमि से वंचित करने किए गए, किसान भूमि से वंचित कर दिए गए, उनकी जमीनें नीलाम हो गई, जमीनें नीलाम हो चुकी थी, स्थिति अकाल की आ चुकी थी, बड़े बड़े अकाल पड़ने लगे थे। इसलिए आप देख रहे हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भी भारत में बहुत कुछ पॉजिटिव इंप्रेशन लेकर नहीं आई। कि अगर किसानों को उन्होंने कहा था कि हम आपसे डायरेक्ट संबंध स्थापित करेंगे और उसके अनुसार आपको बहुत लाभ होगा। लाभ क्यों होगा? क्योंकि उन लोगों को लगा था कि हो सकता है जमींदार वर्ग ऐसा वर्ग है जो हमारा शोषण कर रहा है, लेकिन जमींदारों से भी ज्यादा अब यहाँ पर कौन शोषण कर रहा है? वहां पर अंग्रेज स्वयं शोषण कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि बहुत से किसानों ने अपनी भूमि छोड़ दी थी और यहां तक की स्थिति और भी दयनीय इस मामले में थी कि जो भूमि पर मान लीजिए सरकार ने पहले ही निर्धारित कर दिया कि इस भूमि से मैं 10,000 रुपए वसूल करूंगा, और स्थिति मान लीजिए उस समय जो फसल है, जो कृषि है, वो तत्काल मौसम पर निर्भर कर रही है और किसानों को ऐसा लगा कि इस बार मौसम नहीं आएगा और वर्षा नहीं होगी, तो किसानों ने सामान्यतः उस वर्ष फसल ही नहीं की। इसलिए जो खेत दक्षिण भारत में थे, बहुत सारे खेत और जमीनें फसल रहित ही पड़े रहते थे। स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अब दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंट में कुछ सूखा भी पड़े, अकाल भी पड़े और कई लोगों की मृत्यु होने लगी थी। वो दक्षिण भारत जहां मुगल काल में काफी समृद्धि रही थी। अगर हम मुगल काल के बाद की स्थिति देखते हैं तो जहां टीपू सुल्तान हैदर अली का शासन था, जहां निजाम शासन कर रहे थे, जहां मराठा शासन कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत बहुत बेहतर था। वहां के किसान जो थे वो खुशहाल थे और वो इतनी उपज करते थे जिससे सरकार को भी अपना टैक्स देते थे और उसके बाद भी बहुत सारा धन बचा कर रखते थे। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत वो सब नाश हो चुका था और भारत की स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती जा रही थी, क्योंकि सरकार हमेशा इस आकलन में ही लगी रहती थी कि हम किस प्रकार नए टैक्सेस लोगों पर लगा दें। इसलिए ये जो था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था का नेगेटिव पॉइंट्स थे। लेकिन अगर हम इसके सकारात्मक पॉइंट देखें तो सरकार को इससे बहुत फायदा हुआ। सरकार को क्यों फायदा हुआ? क्योंकि सरकार ने रैयतों से सीधा संबंध स्थापित कर कर वो मध्य वर्ग हटा दिया, वो मीडिएटर हटा दिया जो उसमें से कुछ परसेंट पैसा ले सकता था। और एक ऐसा भी अंग्रेजों ने अंग्रेज जो इतिहासकार हुए, पर्सिवल स्पेयर वगैरह, उनने कहा है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में इसलिए लागू की थी क्योंकि ये परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही थी, जहां सरकार किसानों से प्रत्यक्ष रूप से कर वसूल करती थी। सरकार और किसानों के मध्य में प्राचीन काल में
जो मध्य वर्ग रहता था वो सामान्यतः सरकार के ही एजेंट होते थे, सरकार के ही कैंडिडेट होते थे, कर्मचारी होते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण भारत में सामान्यतः जो रैयत व्यवस्था लाई थी, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लाई थी, उसके पीछे कुछ फैक्ट्स थे। वो फैक्ट ये थे कि दक्षिण भारत में इतने बड़े जमींदार कोई थे नहीं कि जिनको वो जमींदारी व्यवस्था में जमींदार बना पाता। उत्तर भारत में तो कई जमींदार, कई बड़े वर्ग ऐसे थे जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन हुआ करती थी, जो बड़े बड़े भूमिदार होते थे। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा वर्ग प्राय उपलब्ध ही नहीं था, और उपलब्ध भी नहीं था इसलिए सरकार के पास इस बात की समस्या थी कि हम आखिर किस व्यक्ति को डायरेक्ट इस बात के लिए तैयार कर लें कि यहाँ से कोई कर हमको दे पाएगा। एक बात। दूसरी बात यह भी थी कि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को नुकसान होने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे जमीन से कुछ ज्यादा उत्पादन होने लगा, और उत्पादन होने के बाद सरकार को नुकसान भी हुआ था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ये जान रही थी कि हम काम ये करते हैं कि रैयत से, किसानों से हम डायरेक्ट संबंध बना लेंगे, तो उससे लाभ ये होगा कि हम समय के अनुसार कभी भी जब हमें ये लगने लगे कि भूमि पर राजस्व या भूमि पर फसल ज्यादा उत्पादन हो रही है तो हम कर बढ़ा देंगे। इसलिए भी ये व्यवस्था लाई गई थी। अब हम एक और व्यवस्था पर चलते हैं जिसका नाम है महलवाड़ी। महलवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था व्यवस्था थोड़ा ये देखिएगा, एक व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी, एक थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार ने भूमि का स्वामी किसको माना था? तो एक जमींदार को माना था, एक जमींदार को, एक जमींदार को। और रैयतवाड़ी में क्या माना था? प्रत्येक किसान को, प्रत्येक किसान को। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में कोई भी किसान अपनी व्यक्तिगत भूमि को बेच सकता था, खरीद सकता था। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में कोई किसान अपनी जमीन को बेच नहीं सकता था। अगर जमीन को बेचना या खरीदना है तो वह अधिकार जमींदार के पास होता है। इसलिए यहां तो एक जमींदार को जमींदारी दी गई और रैयतवाड़ी में प्रत्येक किसान को। अब महल का मतलब होता है, यहां देखिए महलवाड़ी, महल, महल जो शब्द है उसका मतलब है एक समूह है, एक समूह है। अब एक समूह कैसे? मान लीजिए ये एक गांव है, ये एक ग्राम है, एक ग्राम में बहुत सारे खेत हैं। इस गांव का नाम मान लीजिए जेड है। जेड गांव में टोटल 8 गांव हैं, टोटल 8 खेत हैं, सॉरी 8 खेत हैं। 8 खेत मतलब फील्ड्स हैं। अब ब्रिटिश सरकार महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या करेगी कि हर गांव में एक व्यक्ति चुन लेगी। एक व्यक्ति चुन लिया उसने, एक व्यक्ति। एक व्यक्ति कौन? सामान्यतः एक संभ्रांत व्यक्ति होगा, एक संभ्रांत व्यक्ति चुन लेगी महलवाड़ी व्यवस्था में। अब मान लीजिए इन 8 लोगों में से उसने इस व्यक्ति को चुन लिया और कहा कि आप ही अपने पूरे क्षेत्र से मुझे भू राजस्व वसूल करके देंगे। आप अगर देखेंगे तो लगभग ये व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था के ही समान है। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में वो क्या कर रहे हैं कि किसान को भी खेत बेचने का अधिकार है, लेकिन जो कर चुकाएंगे, जो टैक्स चुकाएंगे, वो सभी लोग सामूहिक रूप से चुकाएंगे। लेकिन सामूहिक रूप का जो उत्तरदायित्व है वो एक व्यक्ति पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको ब्रिटिश सरकार सीधा संपर्क करेगी। आखिर महलवाड़ी व्यवस्था में एक समूह था। समूह एक किसका है? तो ये समूह है किसानों का, किसानों का। इसमें से क्या हुआ, एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को संपूर्ण गांव का
राजस्व एकत्र करने को कहा गया, एकत्र करने को कहा गया। और ये जो व्यवस्था है वो कौन सी है? सामूहिक व्यवस्था है, सामूहिक व्यवस्था। महलवाड़ी सामूहिक व्यवस्था है। मैं शायद ये गलत कर दिया कि महलवाड़ी व्यवस्था नहीं, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो 51% हिस्से पर थी, तो शायद मैं वहां मिस्टेक कर दिया, उसको सुधार लीजिएगा। महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो क्या है, मतलब है सामूहिक नेतृत्व की भावना पर स्टार्ट की गई है। इसलिए जो सामूहिक स्तर पर है, उस सामूहिक स्तर में ये मामला आपको देखना होगा कि अगर एक व्यक्ति इसमें से, मान लीजिए 8 में से इस व्यक्ति ने उस साल टैक्स नहीं दे पाया, उस साल उसने राजस्व का कर नहीं दे पाया, तो ये लोग क्या करेंगे, आपसी में किसी व्यक्ति को कर्ज दे देंगे, और कर्ज देने के बाद वो व्यक्ति जो है वो ब्रिटिश सरकार को अदा कर पाएगा। इसका हानि क्या है? इसका हानि यह है कि एक व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार ने जिसको प्रभारी बनाया है, उसके राइट्स बढ़ गए, इसलिए उस व्यक्ति ने भी उसका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। जब शोषण करना स्टार्ट कर दिया तो सामान्यतः होता क्या है, जब शोषण करेगा तो क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास राइट्स ज्यादा हो गए। लेकिन एक फायदा यह था कि मान लीजिए इसमें एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो व्यक्ति अपनी जमीन को बेच सकता है, खरीद सकता है, आदि आदि। ब्रिटिश सरकार को इससे लाभ ये है कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ भी एक मध्य वर्ग को लगभग समाप्त कर दिया, क्योंकि 100 गांव में 100 ही व्यक्ति से कांटेक्ट करना है, इसलिए मध्य वर्ग में ऐसा कोई वर्ग नहीं आया। सो ब्रिटिश सरकार और भारतीय किसानों के मध्य में कुछ धन कमा पाए, जैसे जमींदारी वर्ग। और ये व्यवस्था कहाँ लागू की गई? कहाँ लागू की गई? कहाँ लागू की गई? तो खासकर ये उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, जिसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और कुछ सिंध का प्रांत भी। इसलिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आगरा भी लिख लीजिए इसमें आप, आगरा। इसलिए जो महलवाड़ी व्यवस्था है, महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने एक गांव के पूरे समूह से अपना संबंध स्थापित कर लिया, और उसके अनुसार ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, पैसा वसूल कर रही है। लेकिन सामान्यतः महलवाड़ी व्यवस्था में भी किसानों के ऊपर जो कर लगाया गया है वो भी 40 से 50% है, और जब 40 से 50% है तो इस स्थिति में भी कंडीशन ये हो चुकी है कि किसानों की स्थिति यहाँ भी दयनीय है, और किसानों के पास इतना पैसा नहीं है। इन तीनों व्यवस्था में, जिसमें जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था में, हमने देखा कि किसानों के पास किस प्रकार की समस्याएं हो गई थी, और किसान वर्ग जो था वो कितना बेहाल हो गया था। वो किसान वर्ग जो हमेशा से भारतीय जीडीपी का, भारत की आमदनी का मुख्य सोर्स था, वो किसान बेहाल हो चुका था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस समय भी जो व्यापार कर रही थी, उस व्यापार में वो आयात पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा रही थी। न तो वो आयात पर किसी प्रकार का टैक्स लगा रही थी, न वो इनकम टैक्स लगा रही थी, अर्थात आयकर लगा रही थी। क्यों नहीं लगा रही थी? क्योंकि यदि ब्रिटिश सरकार आयकर लगा देगी तो ब्रिटिश सरकार में वो अधिकारी जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है उन्हीं पर टैक्स लगेगा, और अगर वो आयात पर टैक्स लगा देगी ब्रिटिश सरकार, तो क्या होगा? उसका प्रभाव होगा कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में महंगी हो जाएंगी और अब वो बिकेंगी नहीं। और अगर आयात पर कोई कर लगाता भी तो कौन लगाता? वो लगाता। अगर लगाता भी तो कौन लगाता? कि ऐसी कोई सरकार जो देश हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो। लेकिन ब्रिटिश सरकार चूंकि एक साम्राज्यवादी सरकार है, उस साम्राज्यवादी हितों में जो कार्य कर होंगे, जो कार्य होंगे, वो सारे कामों को ब्रिटिश सरकार करेगी। इसलिए भारत जो है अब इंग्लैंड में बने हुए विभिन्न प्रकार के सामानों का
एक बाजार मात्र बन गया था, क्योंकि अब किसान जो थे वो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे जो बागानी होते थे, या उन फसलों का उत्पादन कर रहे थे जिनका ब्रिटिश सरकार को आवश्यकता होती थी। और ब्रिटिश सरकार उन चीज़ों को प्रेफर करती थी, उन फसलों को प्रेफर करती थी जिनकी उनको आवश्यकता होती थी। क्योंकि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइज रिवॉल्यूशन हुई तो ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सस्ती दर पर अधिक से अधिक कपास खरीदा। वही कपास भारत से जब जाता था तो वहां से वो अच्छे से अच्छे कपड़ों में बदल कर आता था। जिस कपास की कीमत भारत में 10 पैसा हुआ करती थी, और उसी 10 पैसे के कपास से ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के द्वारा कपड़ा बनाकर भारत में लाती थी, तो वही 10 पैसे का सामान भारत में कई रुपए का बेचा जाता था। इससे भारत में दर्द से दर्दतम स्थिति आ चुकी थी। भारत के वो दस्तकार, वो हस्तशिल्प बनाने वाले उद्योगकर्मी अब बेरोजगार हो चुके थे। स्थिति यहां तक हो चुकी थी कि कई दस्तकारों ने और कई काम करने वाले लोगों ने ब्रिटिश सरकार का शोषण सहने के लिए अपने हाथ के अंगूठे काट दिए थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनसे जबरन काम कराती थी। उनको ऐसे ठेके दिए जाते थे जो उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते थे, और बहुत से लोग गरीब हो चुके थे, वंचित हो चुके थे। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी। इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ब्रिटिश सरकार के दौरान कौन कौन से भू राजस्व सुधार हुए थे उसके बारे में चर्चा की। अब हम इस टॉपिक्स में आगे आपको पढ़ाएंगे ब्रिटिश सरकार के उद्योग नीति या व्यापार नीति। अब इसी में हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों की भारत में अंग्रेजों की व्यापारिक नीति व्यापारिक नीति का मतलब है कि वाणिज्यिक नीति। वो व्यापारिक नीति जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या उसको हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो प्रवेश हुआ था वो सामान्यतः एक व्यापारिक कंपनी के नाम से हुआ था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लगभग 1600 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के एक समूह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, और उन लोगों ने जो गठन किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः एक व्यापारिक संस्था थी और पूर्णतः एक निजी कंपनी थी। कुछ लोगों के नियंत्रण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना की गई थी वो टोटल एक निजी कंपनी थी। इसलिए उसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो था व्यापार करना, और उस व्यापार के द्वारा अत्यधिक लाभ अर्जित करना। क्योंकि कोई भी संगठन यदि बनाया जाता है और उस संगठन में जो प्रमुख उद्देश्य होता है व्यापार, तो व्यापार का जो उद्देश्य है मुख्य, वो क्या है? लाभ अर्जित करना। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जब इन लोगों को परमिशन दी थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक वर्ग थे उनका जो भारत में प्रमुख उद्देश्य था वो व्यापार करना, और उस व्यापार के माध्यम से अत्यधिक लाभ अर्जित करना। इसलिए एक फिलोसोफर हुए या इतिहासकार हुए कार्ल मार्क्स दुनिया का वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास का जो लेखन किया उसकी एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति थी जिसके द्वारा दुनिया में
उन गरीब, उन वंचित और उन शोषित व्यक्तियों की आवाज उठाई जो शायद उस जीवन तक दमित के रूप में जाने जाते थे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि संसार में सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, एक होता है शोषित वर्ग और एक होता है शोषण करने वाला वर्ग। इसलिए वो कहता है दो ही वर्ग हैं, एक हैव है, एक हैव नोट्स है। हैव वर्ग वो है जिनके पास संसार में अधिक से अधिक संपत्ति है और उस संपत्ति पर लोगों ने अधिकार कर रखा है, और एक दूसरा वर्ग वो है जो हैव नोट्स है, जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों, आप एक हो जाओ, क्योंकि आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति ही नहीं है। अगर आप किसी क्रांति में सफल भी हो गए तो आपको संसार में बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश सरकार के तीन व्यापारिक भागों में बांटा है। ये कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें तो पहला कार्ल मार्क्स ने कहा, पहला अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद। उसके बाद दूसरा अगर हम देखेंगे तो उसको हम कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहता है कि इसको आप कहिए औद्योगिक पूंजीवाद। और तीसरी स्थिति को कहता है वो वाणिज्यिक औद्योगिक वित्तीय पूंजीवाद। अगर हम टाइम को देखें तो वो कहता है कि भारत में जब से इंग्लिश सरकार आई, स्टार्टिंग से लेकर ये फेज चलता रहा 1813 तक। इसलिए इस फेज को व्यापारिक एकाधिकार के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारिक एकाधिकार क्यों? क्योंकि 1813 ईस्वी तक यूरोप में, इंग्लैंड में किसी भी कंपनी का या किसी भी व्यक्ति को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार था तो वो मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। इसलिए इसको व्यापारिक एकाधिकार कहता है। और ये जो दौर है वो 1813 से लेकर 1833 तक है। इसमें पूर्णतः सर्वाधिकार है, खुली प्रतियोगिता है। और जो वित्तीय पूंजीवाद कहता है वो कहता है 1850 के दशक के बाद, खासकर भारत में रेलवे के विकास के बाद। क्योंकि वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या होता है, औद्योगिक पूंजीवाद क्या होता है, वित्तीय पूंजीवाद क्या होता है, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे वाणिज्यिक पूंजीवाद की ओर। वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या होता है? वाणिज्यिक पूंजीवाद या व्यापारिक पूंजीवाद का मतलब समझिए, जब ब्रिटिश सरकार में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? प्राइवेट लोगों का एक संगठन थी, और उस संगठन ने भारत के साथ व्यापार करना आरंभ किया था। इसलिए इसको वाणिज्यिक चरण या पूंजीवाद का चरण या वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं। इस चरण में क्या हुआ
कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य इस चरण में व्यापारिक लाभ कमाना था। व्यापारिक लाभ अधिक से अधिक कमाना चाहती थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इसमें आयात को बढ़ावा देती थी। आयात कहाँ? अर्थात भारत से बहुत सारा सोरा, वस्त्र, मिर्च आदि चीजें भारत से ब्रिटिश सरकार की ओर या इंग्लैंड की ओर लाई जाती थी, जिससे उनको ज्यादा लाभ होता था। अगर इसी में हम देखें तो इसमें जो नया डायमेंशन होता है वो था कि जब कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो सरकार ने लोगों से अधिक से अधिक धन वसूलने की महत्वाकांक्षा रखी। क्योंकि आपको पता है कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों से अधिक धन की वसूली की और धन को भारत से बाहर ले जाने लगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि वाणिज्यिक पूंजीवाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो है पहले व्यापार करना और अपने व्यापार को अत्यधिक लाभ बनाना और भारतीय व्यापार को हतोत्साहित करके अपने व्यापार को बढ़ावा देना। ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों के व्यापार को हतोत्साहित कर रही है और उनके कार्यों में इस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न कर दे रही है कि भारतीय लोग ज्यादा व्यापार ना कर पाए। अगर कोई व्यापार ज्यादा करे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करे। इसलिए वाणिज्यिक पूंजीवाद को व्यापारिक एकाधिकार के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारिक एकाधिकार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 1813 ईस्वी तक सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार था। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापारिक एकाधिकार करने का अधिकार था, इसलिए ये दौर जो है वो प्रारंभ से लेकर 1813 ईस्वी तक चलता रहा। इसमें कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंपनी का मुख्य उद्देश्य है अपने व्यापार को बढ़ावा देना और उस व्यापार के माध्यम से अधिक धन अर्जित करना और उस धन के माध्यम से
ब्रिटेन को भेज देना, और ब्रिटेन की सरकार भी धीरे धीरे इन कार्यों में संलिप्त होने लगी थी। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आ रही थी तो उसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो मात्र एक व्यापारिक कंपनी का था, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों ने जानबूझकर भारत के राजनीतिक कार्यों में भाग लेना स्टार्ट कर दिया और दक्षिण भारत में पहले फ्रांसीसियों को पराजित किया, और उसी कड़ी में वो बंगाल, बिहार और बाद में मैसूर आदि क्षेत्रों को जीतकर एक संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी। कौन कर चुकी थी? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में पहले व्यापार करने के लिए आए थे। पहले मात्र एक व्यापारिक कंपनी थी, वो व्यापारिक कंपनी जो एक निजी कंपनी थी। इसलिए इस दौर में, और अगर देखें तो इस दौर में क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या प्रभाव पड़ा वाणिज्यिक पूंजीवाद का? वाणिज्यिक पूंजीवाद का भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? वाणिज्यिक पूंजीवाद का भारतीय समाज, भारतीय लोगों पर प्रभाव क्या पड़ा कि भारतीय व्यापारी व्यापार से लगभग वंचित हो गए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों के साथ कई प्रकार के शोषण किए। जैसे भारतीय व्यापारियों को जबरन कम कीमतों पर सामान बेचने के लिए प्रभाव डाला, और जब वो नहीं माने तो उनको मारा गया, पीटा गया, उनको गोली मार दी गई और उनको युद्ध की धमकी दी गई, उन पर कई प्रकार की यातनाएं की गई। अर्थात भारतीय वर्ग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जबरन भारतीय व्यापारियों से कह रहे हैं कि आप अपना माल कम पैसे पर बेचिए, और वहीं अंग्रेज जो हैं वो अपना सामान भारतीय व्यापारियों को महंगे दामों पर बेच रहे हैं। वहीं अगर हम और एक डायमेंशन देखें, इससे क्या हुआ? इससे हुआ भारतीय दस्तकार, शिल्पी और हरकता उद्योग को व्यापक क्षति हुई। लोगों ने अपने परंपरागत व्यवसाय त्याग दिए। वो मजदूरी करने को मजबूर हो गए। वो
मजदूरी करने को मजबूर हो गए। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस दौर में सिर्फ मात्र वाणिज्यिक पूंजीवाद के युग में, व्यापारिक पूंजीवाद के युग में अंग्रेजों ने स्टार्टिंग से ही भारतीय लोगों को हतोत्साहित कर दिया और व्यापार की उस कंपटीशन से ही दूर कर दिया। चाहे वो व्यापारी भारतीय रहे हों, चाहे अरबी रहे हों, जहां भारत का व्यापार लगभग विश्व के सभी देशों में होता था, अब वो व्यापार जो था वो हतोत्साहित हो चुका था और अंग्रेजों ने उनका स्थान ले लिया था। और वो इस दौर में भारत से अधिक से अधिक भारत से अधिक से अधिक अधिक से अधिक धन को रिटर्न लेना चाहते थे। इसलिए आप देख रहे हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद जो व्यापार का पहला चरण था, उस पहले चरण में ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे ऐसे नकारात्मक कार्य किए जिससे भारत के लोग उस व्यापार से वंचित हो गए जहां वो सालों से वो व्यापार करते आए थे। इसलिए जो दूसरा दौर होता है, जो सेकंड दौर होगा, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक औद्योगिक पूंजीवाद औद्योगिक पूंजीवाद औद्योगिक पूंजीवाद क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन ने जब अपना व्यापार स्टार्ट किया था तो भारत से उसने अधिक से अधिक धन वो ब्रिटेन ले गई और उसके साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और भी कई ऐसे वर्ग थे जो अफ्रीका में व्यापार कर रहे थे और अफ्रीका में उन लोगों ने दास व्यवस्था को ज़्यादा प्रेफर किया और जब दास व्यवस्था को बहुत मजबूत कर दिया तो वो दासों को ले जाकर अफ्रीका से वेस्ट इंडीज और अमेरिका के कई महाद्वीपों में वो वहां पर मजदूरों का काम कराते थे और उसके द्वारा बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता था। उसी रेवेन्यू से और भारत के द्वारा लाए गए पैसे से इंग्लैंड, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड की टोटल आमदनी में 3% हिस्सा तो भारत का हुआ करता था। इसलिए इंग्लैंड के पास जब ज़्यादा पैसा हो गया तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये समझिए, क्योंकि उस समय तक जो भी व्यापार होता था या जो भी वस्त्र आदि बनाए जाते थे वो परंपरागत तरीके से एक मजदूर या एक दस्तकार या शिल्पकार आदि बनाते थे। लेकिन जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइज रेवोल्यूशन हुई तो उस इंडस्ट्रियलाइज रेवोल्यूशन के अंतर्गत अब उन मजदूर और जो लोगों का स्थान था वो आधुनिक मशीनों ने ले लिया था। इसलिए जब मशीनों ने ले लिया तो मशीनों के अंतर्गत अब वस्तु की कीमत तो घट गई थी, घटने के साथ साथ हुआ क्या था, अब क्वांटिटी भी बढ़ने लगी थी। क्योंकि पहले एक वस्तु को बनाने में एक व्यक्ति के द्वारा पूरा दिन लग जाता था, अब वही एक व्यक्ति एक मशीन से एक दिन में हजारों प्रोडक्ट बना सकता था। इसलिए औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में हो क्या रहा है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया। और ये समाप्त कब किया गया? तो 1813 ईस्वी में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अब इस दौर में भारत में ब्रिटेन के हजारों लोग खुली प्रतियोगिता से व्यापार करने लगे। अब भारत का उपयोग वो क्या कर रहे हैं? भारत का यूज अब जो भारत का यूज ब्रिटेन कर रही है, इसके पहले के फेज में ब्रिटेन भारत का यूज किस प्रकार कर रही थी कि राजस्व का कलेक्शन होकर ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए और हमारे यहाँ आयात भी ज्यादा हो जाए, जिससे कि वस्तुएं हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हम महंगा सामान खरीद ले।
हम भारत से जो सामान सस्ता खरीद कर लाएं वो यूरोप के देशों में महंगा बेच दें और व्यापारिक लाभ कमा लें। लेकिन इस दौर में वो भारत का यूज क्या कर रही है कि औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक क्रांति के कारण भारत को एक कच्चा माल निर्यातक कच्चा माल का निर्यातक देश बनाना चाहती है और भारत को ब्रिटेन के द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपभोक्ता 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 अब आप समझिए कि इस दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भारत को हम इस प्रकार यूज कर ले, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता है। और जब कच्चे माल की अधिक आवश्यकता है तो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है? ब्रिटिश सरकार कर रही है कि भारत को एक ऐसे देश में तब्दील कर दिया जाए कि भारत वहां से कच्चा माल भेजता रहे और उसी कच्चे माल को जो भारत में वो 10 पैसे या कौड़ियों के दाम में खरीद रहे हैं, उसी सामान को हम परिवर्तित कर दें अपनी मशीनों के द्वारा और उस परिवर्तित किए हुए सामान को हम भारत के लोगों में बेच दें और उससे मोटा धन कमा लें। इसलिए आप देखेंगे इस दौर में ब्रिटिश सरकार भारत में कई प्रकार के सामाजिक सुधार कर रही है। कई प्रकार के सामाजिक सुधार क्या? चाहे वो सती प्रथा का उन्मूलन हो, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह का अधिकार हो। इसलिए ब्रिटिश सरकार का इन सामाजिक कार्यों में, जिनमें विधवा पुनर्विवाह हो, सती प्रथा का उन्मूलन हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, इन सब कार्यों को जो रिफॉर्म्स कर रही है सरकार, जो सामाजिक सुधार कर रही है, उसके पीछे एक छुपा हुआ ब्रिटिश सरकार का एक जो सबसे बड़ा विजन ये है कि हम भारत के समाज को आधुनिक मॉडल पर ढालने की कोशिश करें, जिससे भारतीय समाज ये समझने लगे कि हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारी जो समाज है वो काफ़ी नीची समाज है, द्वितीयक समाज है। अगर कोई मॉडर्न समाज है तो ब्रिटेन की है। और अगर भारतीय समाज इस प्रकार समझ पाएगी तो उससे ब्रिटिश सरकार को लाभ ये होगा कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार वहाँ की जैसी जीवन पद्धति है, वहाँ के जैसे वस्त्र हैं, उनका पारंपरिक लिबास है, उस प्रकार के सारे वस्त्रों को या सारी वस्तुओं को भारत के लोग खरीद पाएंगे और भारत के लोग भी ब्रिटिश वस्तुओं के उपभोक्ता बन पाएंगे। क्योंकि 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन की स्थिति ये हो चुकी थी कि भारत की वस्तुएं इतनी फेमस हो चुकी थी कि ब्रिटेन की सरकार ने वहां प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया था कि यदि ब्रिटेन के किसी व्यक्ति के पास भारत का एक रूमाल भी मिल जाता था जो भारत के द्वारा निर्मित रहता था, तो उस पर इतना जुर्माना लगाया जाता था जिससे वो व्यक्ति दोबारा से भारतीय वस्तुओं को परचेज ना करे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन सरकार ये जान रही थी कि यदि भारत की बनी हुई वस्तुएं ब्रिटेन में आती रहेंगी तो ब्रिटेन का जो स्थानीय उद्योग धंधे होंगे या स्थानीय जो व्यापारी होंगे वो तो व्यापार कर ही नहीं पाएंगे, वो धीरे धीरे वंचित हो जाएंगे, गरीब भी हो जाएंगे। इसलिए ब्रिटेन सरकार चाहती है कि ब्रिटेन में भारत से वस्तुओं का आयात तो कम हो, लेकिन ब्रिटेन के उद्योग धंधों में निर्मित वस्तुएं भारत में आ जाए और भारत से वो अच्छा मोटा माल कमा कर ले जाएं, जिससे ब्रिटेन के लोगों में ज़्यादा आमदनी हो पाए। इसलिए इस दौर का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है?
वो है कि भारत एक मात्र निर्यातक देश बन जाए और ब्रिटेन एक सॉरी भारत जो है वो ब्रिटेन की वस्तुओं का आयातक बन जाए और ब्रिटेन एक निर्यातक देश बन जाए। इसलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे भारत और गरीबी की राह पर चल रहा है, क्योंकि ये दौर भारत के लिए सबसे खराब दौर था। इसके बाद आप देखेंगे कि इस दौर में ब्रिटिश नागरिक अधिक अमीर हो गए और उनके पास अधिक वित्तीय पूंजी हो गई। अब जब इतना लाभ अंग्रेजों ने कमा लिया, अब ब्रिटेन का लगभग हर दूसरा व्यक्ति इतना अमीर हो गया है, उसके पास इतना पैसा हो गया है। अब ब्रिटिश सरकार क्या करेगी कि अब जब पैसा इतना हो गया है तो ब्रिटेन के लोग चाहते हैं कि अब पैसा हो गया, पैसा कहीं इन्वेस्ट तो होना चाहिए, क्योंकि पैसा अधिक है। अब ब्रिटेन के लोग उस पैसे को कहाँ लगाएंगे? इसलिए अब जो भारत में एक जो नया दौर आएगा औद्योगिक पूंजीवाद के बाद, वो आएगा वित्तीय पूंजीवाद। उस वित्तीय पूंजीवाद में ब्रिटेन के लोग भारत में नए नए उद्योग धंधे लगाएंगे, जिसमें आप समझेंगे सबसे बड़ा उद्योग जो होगा वो होगा रेलवे। अब जो तीसरा दौर है वो किसका है? वो है वित्तीय पूंजीवाद का। वित्तीय पूंजीवाद तो ये कब से प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ कब से है? तो प्रारंभ मान लीजिए आप 1850 के दशक में। अब क्या मामला रहेगा? अभी तक आप देख रहे थे कि ब्रिटेन का व्यक्ति अमीर हो चुका है, पैसा ज्यादा हो चुका है। और जब पैसा ज्यादा हो चुका है तो ब्रिटेन का व्यक्ति चाहता है कि किसी भी प्रकार भारत में या दूसरे देशों में हम अपने वित्त का ब्रिटिश व्यक्ति अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करना चाहता है। क्योंकि आप जानते हैं अगर पैसा आपके पास भी ज्यादा होगा तो आप भी उसको नए नए व्यापार में लगाएंगे, कहीं जमीन खरीद लेंगे, कहीं गोल्ड खरीद लेंगे, आदि आदि काम। इसी प्रकार ब्रिटेन का व्यक्ति भी चाहता है कि हमारी पूंजी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए अब ब्रिटेन सरकार क्या करेगी, वो भारत में रेलवे का विकास करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि रेलवे में पूंजी अधिक लगनी है, और जब पूंजी अधिक लगनी है तो ब्रिटेन की सरकार चाहती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया चाहती है कि कुछ लोग निजी व्यापारी भारत में आए और वो रेलवे का विकास कर दें। अगर वो रेलवे का विकास कर देंगे तो उसके बदले में हम उनको 5% लाभ की गारंटी देते हैं। सोचिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन अपने देश के नागरिकों से कह रही है कि आप भारत में जाइए और रेलवे का विकास करिए, रेलवे में इन्वेस्ट लगाइए। अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 1,05,000 रुपए का मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए रेलवे का विकास हो रहा है भारत में। इसी में आप देखेंगे इसी समय भारत में बैंकिंग वित्तीय संस्थान, नए नए आधुनिक उद्योग
आधुनिक आधुनिक उद्योग लगाए जा रहे हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि भारत के लोगों को लाभ हो जाए, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पैसा ज़्यादा है, अगर वो इन्वेस्ट कर देंगे तो लाभ कमा पाएंगे, इसलिए उद्योग लगाए जा रहे हैं। और खासकर वाणिज्यिक वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि को या नगद नगद कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। नगद कृषि को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? इसी के अनुसार नील की खेती आरंभ हो जाएगी और कुछ बागानी खेती भी कह सकते हैं आप, बागानी खेती, जिसमें चाय, कहवा, रबड़ आदि की खेती भारत में आरंभ हो गई है। आरंभ होने का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? वो है वित्त का इन्वेस्टमेंट। वित्त का इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए कि वह व्यवस्था उत्पन्न हो गई है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत आपने स्थिति देखी है कि जहां ब्रिटिश सरकार के कई लोगों के पास, ब्रिटेन के नागरिकों के पास पैसा बहुत अधिक हो गया है और उस पैसे को जब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ब्रिटेन की सरकार कहती है कि आप रेलवे में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप नगद खेती में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप वहां जाकर बड़े बड़े उद्योग लगा लीजिए, बड़ा फर्म बना लीजिए। फर्म क्यों बना लीजिए? क्योंकि यहां वो खुली प्रतियोगिता आरंभ कर दे रही है। खुली प्रतियोगिता। और जब खुली प्रतियोगिता आरंभ हो गई तो निश्चित है इसमें लाभ किसको होगा? इसमें लाभ होगा ब्रिटेन के लोगों को, क्योंकि भारत का व्यक्ति अब उन अंग्रेजों से कहां कंपटीशन कर पाएगा जिनके पास आधुनिक उद्योग क्रांति हो चुकी है, उनके पास अच्छी मशीन है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। जब इस प्रकार की व्यवस्था ब्रिटेन के पास है, क्या भारत के वो परंपरागत मजदूर वर्ग या परंपरागत शिल्प वाला वर्ग या उद्योग धंधे करने वाला वो वर्ग आधुनिक मशीनों का सामना कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि सामना कर सकता था। सामना कब कर सकता था? जब ब्रिटेन की सरकार आयात पर टैक्स लगाती, आयात पर टैक्स लगाती और देशीय जो उद्योग धंधे थे उनको प्रोटेक्शन देती, उनको सब्सिडी दी जाती, उनके कल्याण के लिए पैसा खर्च किया जाता है, तब तो हो सकता है कि भारत का उद्योग व्यापार पनप पाता। क्योंकि ये स्थिति उस समय भारत की नहीं, जापान की भी स्थिति है, यूरोप में कई देशों की स्थिति ऐसी है। लेकिन वहां की सरकारें जन कल्याण के लिए थी। वहां की सरकारें कोई साम्राज्यवादी सरकारें नहीं थी जिनको अपना हित तय करना हो। लेकिन चूंकि ब्रिटेन की सरकार एक साम्राज्यवादी सरकार है और इस सरकार का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो साम्राज्यवादी हितों में निहित है। वो चाहती है कि किसी भी प्रकार हम भारत के लोगों का शोषण कर लें और उस शोषण के द्वारा हम अपने यहाँ के लोगों का जन कल्याण कर पाए। ब्रिटेन की सरकार भारत के लोगों के कोई कल्याण करने के लिए नहीं आई है, न वो आधुनिक शिक्षा के द्वारा भारतीय लोगों को शिक्षित करना चाहती है। वो रेलवे का विकास भी किस लिए कर रही है? जिससे हम कच्चे माल के लिए भारत के छोटे से छोटे गांव में पहुंच जाएं। जो माल पहले महीनों में ले जाया जाता था उसको हम कुछ घंटों में बदल दें, हम अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट कर पाएं, हम भारत में होने वाले बड़े बड़े विद्रोहों को दबा पाएं। और ब्रिटिश सरकार कहती है कि इसके द्वारा भारतीय लोगों का कल्याण होगा। आप समझिएगा 1850 के दशक में क्या भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत में रेलवे लाई जाती? क्या उस समय 1850 के दशक में किसी भारतीय आम व्यक्ति की आवश्यकता रेलवे थी? तो आंसर मिलता है नेवर, कभी नहीं थी। लेकिन रेलवे आवश्यकता किसकी थी? रेलवे आवश्यकता थी ब्रिटेन की। रेलवे आवश्यकता थी ब्रिटेन के उन लोगों की जिनको काउंटर गारंटी के तहत 5% का लाभ ब्रिटेन की सरकार दे रही है। उन लोगों की आवश्यकता भारत में रेलवे की थी। रेलवे में भारतीय लोगों के कल्याण का एक भी परसेंट हिस्सा या एक भी परसेंट उनकी जन भागीदारी नहीं थी, जिससे ब्रिटेन की सरकार ये कहे कि इस समय अर्थात 1850 के दशक में रेलवे भारत की आवश्यकता थी। रेलवे भारत की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता थी तो मात्र ब्रिटेन की आवश्यकता थी। रेलवे का प्रभाव क्या हुआ? जब ब्रिटिश सरकार कहती है कि रेलवे से भारत का कल्याण हो जाएगा, जबकि भारत के उद्योग धंधों का पतन
कई गुना तेजी से होने लगा रेलवे के आने के बाद। क्यों होने लगा? क्योंकि जो माल पहले महीनों में जाता था वो कुछ घंटों में चला जाता था। अब ब्रिटिश सरकार के पास एक ऐसी आधुनिक यातायात की व्यवस्था हो गई थी, कोई भी विद्रोह को दबा सकते थे वो। लेकिन हो सकता है कि जो प्रभाव वो लाना चाहती हो, उससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे और रेलवे का उपयोग भारत में कुछ सकारात्मक उद्देश्यों के लिए भी हो सका। इसलिए इस क्लास के दौरान हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि किस प्रकार भारत में उस समय संवैधानिक सुधार हुए, किस प्रकार भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था आई, कैसे आईसीएस की परीक्षाएँ आईं, आदि, आदि। थैंक यू।